नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स कैटेगराइजेशन के बारे में। जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ते हो या आप कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, तो दो टर्म्स अक्सर आती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा कई बार ये भी आता है कि ये कोर स्कीम है गवर्नमेंट की या कोर ऑफ द कोर स्कीम है गवर्नमेंट की, ऑप्शनल स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट की। तो जानेंगे कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस चैनल स्टडी बडीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स का कैटेगराइजेशन किस तरह होता है आज ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इंडिया जो कि एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट हर साल वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस करती है। ऐसी वेलफेयर स्कीम्स जो हमारी सोसाइटी के सभी सेक्शंस को टारगेट करें। तो ये जो स्कीम्स हैं वो या तो सेंट्रल स्पेसिफिक हो सकती हैं या स्टेट स्पेसिफिक हो सकती हैं या जॉइंट कोलैबोरेशन हो सकता है। जॉइंट कोलैबोरेशन का मतलब है जहाँ पे स्टेट और सेंटर मिल करके काम करते हैं। तो जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं वो फंड भी की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इम्प्लीमेंट भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती हैं। तो ये जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं ये पूरे देश के लिए होती हैं। और जो स्टेट स्कीम्स होती हैं ये स्टेट स्पेसिफिक होती हैं। ये जैसे पूरे देश में अलग अलग राज्य हैं हमारे यहाँ पे, तो ये सिर्फ राज्यों को ही स्पेसिफिक, ये उसी स्टेट को जो है टारगेट करती है। इसका फंड भी उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन भी उसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। जो तीसरी तरह की स्कीम्स होती हैं वो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स को स्पॉन्सर्ड करती है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कुछ पैसा देती है उस स्कीम्स के लिए। ये स्कीम्स जो है यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं। काफ़ी डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्कीम्स बनाई जाती हैं। एक यहाँ पे छोटी सी बात ये ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है ये स्टेट के सब्जेक्ट्स पे बनाई जाती हैं और जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं वो यूनियन के सब्जेक्ट्स पे बनाई जाती है। तो जो हमारे 7th जो शेड्यूल है उसमें हमने जो सब्जेक्ट्स बांट रखे हैं, सेंट्रल के लिए अलग, स्टेट के लिए अलग, और जो दोनों मिलकर के बनाते हैं वो कंकरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो स्टेट के सब्जेक्ट्स पे बनाई जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करती है। ये स्कीम्स जो है वो सप्लीमेंट करती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स कर रही हैं अपने स्टेट में इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनको सप्लीमेंट करने के लिए। साथ साथ में ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली हेल्प करती है। इंडिया जो है एक फेडरल स्टेट है, ध्यान रखिएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी वो पूरे देश के लिए बनाएगी और जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी वो अपने स्टेट के लिए बनाएगी। राजस्थान अपने स्टेट के लिए बनाएगा, गुजरात अपने स्टेट के लिए, इसी तरह से। भारत एक जो है संघ राज्य है, फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट का मतलब होता है यहाँ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिवीजन ऑफ पावर होंगी स्टेट और सेंटर के अंदर, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, साथ साथ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत एक फेडरल स्टेट तो है, लेकिन हमारे यहाँ पे फेडरल स्टेट जो है पूरी तरह से नहीं है, हम एजिमेंट्रिक फेडरलिज्म में है। एजिमेंट्रिक फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का या सभी राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन एक जैसा नहीं है, असमित संघवाद है हमारे यहाँ पे। देखिए, कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए बनाए गए हैं, पहले जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया था। इसके अलावा जो है गुजरात और जो है राजस्थान, इनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, गोवा के लिए जैसे। तो जो है यहाँ पर कुछ स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा अमीर है बाकी स्टेट्स की तुलना में। कुछ स्टेट्स में अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, बाकी स्टेट्स में उतना नहीं हुआ है। तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो बाकी स्टेट्स के लिए जो है कुछ स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स भी बनाती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर? जो सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो दो लेवल पर उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में जो है उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। पहली कैटेगरी जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पॉन्सर कर रही है, वो जो है 60-40 के रेशियो में हो सकता है, 50-50 के रेशियो में हो सकता है, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 50-50 के रेशियो में हो सकता है, और ऐसे ही रेशियोज आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि ये पूरी की पूरी सेंट्रल स्कीम है, इसका मतलब है 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये मेनली फॉर्मुलेटेड होती है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, और इस तरह की स्कीम्स में 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगली आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये जॉइंटली फंड की जाती है सेंटर और स्टेट्स के द्वारा। हम फंडिंग पैटर्न आगे देखेंगे।
जो जो ये जो कैटेगरी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, वो उसका जो मतलब वो उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो नेशनल कैरेक्टर के भी हो सकते हैं और रीजनल कैरेक्टर के भी हो सकते हैं। जैसे वो पूरे देश के लिए भी हो सकती है, मतलब हर राज्य को वो लागू करनी हो सकती है होगी, और रीजनल कैरेक्टर्स की भी हो सकती है कि वो किसी खास रीजन को ही जो है टारगेट करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है फॉर्मुलेटेड होती हैं स्टेट सब्जेक्ट्स पर। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है कौन सी लिस्ट पर बनाई जा सकती है, ये स्टेट्स लिस्ट पर होती हैं, और इसमें इंकरेज किया जाता है स्टेट्स को कि वो प्रायोरिटाइज करें उस एरिया में जिनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। अच्छा, अब इससे पहले जो है अर्लियर जो है यहाँ पर 137 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी करीब करीब 2013-14 में। तो ये स्कीम्स की जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते गए। अच्छा, इससे स्टेट्स को कुछ दिक्कतें होने लग गई। देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम बना रही है और वो पूरे स्टेट के अंदर लागू हो रही है, तो क्या स्टेट स्पेसिफिक इस बात का ध्यान रखा जा रहा है? नहीं रखा जा रहा, क्योंकि अगर ये स्कीम्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहेंगी लेकिन स्टेट्स के पास पैसा या रिसोर्सेज तो उतने ही कम है। तो जस्ट सपोज कि कोई स्कीम सरकार ने बनाई और उसमें 60% केंद्र सरकार दे रही है या 40% जो है वो राज्य सरकार दे रही है, तो अब हर बार जब भी केंद्र सरकार कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाती है तो हर बार राज्य को 40% देना होता है। अगर राज्य के पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से देंगे? तो राज्य और केंद्र के बीच में जो है ये एक तरह से संघर्ष चलता रहा। फिर इसका जो है समाधान निकालने की बात की गई, तो फाइनेंस कमीशन में इस तरह की मीटिंग्स होने लगी कि क्या किया जाए, कैसे रैशनलाइजेशन किया जाए। उसके बाद जो है 14 फाइनेंस कमीशन जो है उसका गठन किया गया कि उससे भी ये बात कही गई कि भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है उसका क्या किया जाए। तो वहाँ से भी ये बात निकल कर आई कि 14 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, जब अपनी रिकमेंडेशन दी वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में बैठाया गया था ये जो कमीशन है, तो उन्होंने अपनी अध्यक्षता में ये कहा कि 32% जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को फंड देती थी अब उसको बढ़ा करके 42% कर दिया गया है। 42% जब ज़्यादा कर दिया गया है, अब जैसे जब यहाँ पर 42% जब कर दिया गया है तो यहाँ पर स्टेट के पास अब जो है 58% बचता है। तो अब स्टेट के पास, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्योंकि पैसा कम बचता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्कीम्स को जो है कम कर देना चाहिए और स्टेट जो है अपनी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स को खुद बना सकते हैं। अब स्टेट के पास अगर पैसा ज़्यादा जाएगा तो स्टेट्स अपने यहाँ पर जो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से स्कीम्स बना सकते हैं और हर बार उनको जो है ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक रिकमेंडेशन दी गई। अब इसमें जो है नीति आयोग का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा। नीति आयोग की जब पहली मीटिंग हुई जो गवर्निंग काउंसिल की, तो वहाँ उस मीटिंग में ये बात रही कि इसको रैशनलाइजेशन किया जाएगा। इसी को देखते हुए एक सब ग्रुप जो है वो सेटअप किया गया जो छोटे जो है कुछ राज्यों के सीएम्स की अध्यक्षता में, कुछ राज्यों के सीएम्स जो हैं उस सब ग्रुप्स में आए और वहाँ पर नीति आयोग की जो है मीटिंग हुई और वहाँ उसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। तो उस सब ग्रुप का जो पर्पस था वो ये था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को रैशनलाइज कैसे किया जाए। गाइडिंग प्रिंसिपल ये था कि वो किस चीज़ पे ये ग्रुप काम करेगा। पहली बात जो है कि कैसे रिजोल्व किया जाए इश्यूज़ को जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में है। दूसरी बात कि पूरे इंडिया को जो है एज अ टीम इंडिया की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, सहकारी संघवाद की। 2022 तक जो है हमारे को बहुत ज़्यादा काम करने हैं। विज़न 2022 को रखा गया क्योंकि 75 साल हो रहे हैं हमारी आज़ादी को। तो इसमें कोशिश की गई कि जो है इसमें विज़न ये रखा गया कि पहली बात है कि प्रोवाइड करेंगे बेसिक एमिनिटीज सभी सिटीजन्स को, जिससे कि सभी सिटीजन जो है इक्विटेबल और जस्ट मैनर में जो है अपनी लाइफ को जी सकें, डिग्निटी पूर्ण जो है लाइफ जी सकें। दूसरी बात जो है हम अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे। इसकी मेजर रिकमेंडेशन जो थी सब ग्रुप्स की वो 3 थी। पहली बात जो है स्कीम्स जो है नंबर ऑफ स्कीम्स को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने जो है एग्जामिन किया है 66 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को। हम ये कहते हैं कि इसको जो है 30 से ज़्यादा ना हो। पहली बात, इन स्कीम्स का जो है कैटेगराइजेशन कर दिया जाए। एग्जिस्टिंग जो CSS स्कीम्स जो हैं उनको जो है कोर या ऑप्शनल स्कीम्स में बांट दिया जाए। तो इसमें कैटेगराइजेशन जो इन्होंने किया वो 3 भागों में किया। पहली बात है कोर स्कीम्स। ये ध्यान रखिएगा, ये कोर स्कीम्स, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का कैटेगराइजेशन हो रहा है। कोर स्कीम जो है 20 है। इसमें इसका फोकस ये है कि ये इस तरह की स्कीम्स हो जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को टारगेट करती हो, जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिल करके काम करना होगा एज अ स्पिरिट ऑफ टीम इंडिया की तरह।
ये कोर स्कीम्स 20 हैं, हम आगे देखेंगे ये कौन कौन सी कोर स्कीम्स हैं। और कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो हैं, टोटल 6 स्कीम्स ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जिनको फ्लैगशिप प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये स्कीम्स वो होंगी जो सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन लेकर आएंगी। और जब भी नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा में जो सारी स्कीम्स के लिए जो पैसा आएगा, तो सबसे पहले जो है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के लिए वो पैसा खर्च किया जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा में जो है पॉवर्टी एलिवेशन कैसे करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको कैसे जो है सब तक पहुँचाएंगे, स्वच्छ भारत मिशन, रूरल कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए काम किया जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इन सब के लिए जो है काम किया जाएगा नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा में। तो ये जो स्कीम्स होंगी वो कोर स्कीम्स के अंतर्गत आएंगी। कोर स्कीम्स में भी जो है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होंगी। तो कुछ ऑप्शन स्कीम्स होंगी जहाँ पे स्टेट्स को ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे तो वो इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ, चाहे तो ना ही करें, क्योंकि उनके जैसे अगर मान लो कि कोई स्कीम बनाई गई है, अगर स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है तो वो क्यों करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है लमसम अमाउंट जो है वो दे देता है अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा, एग्जिस्टिंग जो फंडिंग पैटर्न है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स का वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। कोर स्कीम्स जो है वहाँ पर जब हम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें और 3 हिमालयन स्टेट्स की बात करें, तो सेंट्रल और स्टेट्स का जो रेशियो रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देगी और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 10% देगी। बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें, वो जो है जहाँ पर लेजिस्लेचर है वहाँ पे 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देगी। और ऐसी यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेचर है जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फंडिंग पैटर्न है जैसे 40-60 का जो है वो चलता रहेगा। जो फंडिंग पैटर्न होगा ऑप्शनल स्कीम्स का वो ये रहेगा, जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और 3 हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पर 80-20 का रेशियो रहेगा। 80% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 20% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। बाकी स्टेट्स के लिए ऑप्शन स्कीम में 50-50 का रहेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है, वो चाहे तो रख सकते हैं या तो नहीं भी उस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते। ऐसी यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, वहाँ पे 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ पे 80-20 का रेशियो रहेगा। 6 कोर स्कीम्स जो हैं वो ये हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। मनरेगा, अम्ब्रेला स्कीम्स का मतलब होता है कि सारी स्कीम्स को जो है एक ही में इकट्ठा कर दिया गया। अम्ब्रेला स्कीम जो है शेड्यूल कास्ट की डेवलपमेंट के लिए जो चलाई जा रही है, अम्ब्रेला स्कीम जो डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए चलाई जा रही है, ऐसी अम्ब्रेला स्कीम जो माइनॉरिटी की डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही है, और ऐसी अम्ब्रेला स्कीम जो अदर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए चलाई जा रही हैं। यहाँ पे अभी जो है 20 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिनको कोर स्कीम्स के अंदर जो है वो लाया गया है। ज़्यादातर जो है फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, और फ्लैगशिप स्कीम्स का मतलब ये होता है ऐसी स्कीम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो एड्रेस करती है मेजर नेशनल कंसर्न जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इरिगेशन, अर्बन और रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और बाकी सेक्टर्स को। तो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो है, कोर स्कीम्स कौन सी हैं वो देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम जिसमें कृषि उन्नति योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, नेशनल एजुकेशन मिशन, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ। इस तरह की जो सारी स्कीम्स हैं वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कोर स्कीम्स हैं। अर्बन रिजुविनेशन मिशन, स्मार्ट सिटीज, अमृत और मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर जुडिशरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये सारी जो है कोर स्कीम्स हैं। कुछ ऑप्शन स्कीम्स भी हैं जैसे बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि कुछ हमारे काफ़ी स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर उनका नहीं लगता, जो विदेशी राज्यों से इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता, तो उनको ये स्कीम्स की ज़रूरत ही नहीं है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन जो है प्रोग्राम जो है वो भी ऑप्शनल स्कीम है। 2 ही ये ऐसी स्कीम्स है जो ऑप्शनल है। आई होप कि आज की डिस्कशन फ्रूटफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।